नहीं, ये संख्या जो है वो हज़ारों में है और अब भी लाखों लोग, हज़ारों लोग ये कहते हैं कि हमारी आवाज़ को सुनाने वाला कोई है नहीं। बिल्डर कह देता है कि वो बैंकरप्ट हो गया, बिल्डर कह देता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, वो पैसा उठा करके उसने दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया होता है। तो तमाम तरीके के एक विशियस सर्कल है जिसमें फंस जाता है। तो वो बायर, वो जो प्रदर्शन कर रहा था, वो आखिरकार कहता है मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। जिसने एक आशियाने का सपना देखा था, उस सपने के तहत वो इस तरीके से चकनाचूर हो गया, अब वो ना आगे जा सकता है ना वो पीछे जा सकता है। हमारे साथ दीपांकर कुमार हैं जो कि न्योफा के मेंबर हैं। हमारे साथ अनु खान हैं, अध्यक्ष नेफमा। हमारे साथ राजीव सिंह है, प्रेसिडेंट हैं नौफा के। रुद्र आशीष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सबसे पहले दीपांकर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सर, ये क्या गठजोड़ है? आप इतने वक्त से लगे हुए हैं, इतने तमाम हजारों लोगों के साथ, ये क्या गठजोड़ है, ये क्या गठबंधन है कि एक वायदे के बावजूद जो है वो बायर जिसने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी लगा दी, बैंक से लोन भी ले लिया, उसको एक अदद फ्लैट उस वक्त पे बिल्डर मुहैया नहीं करवा पाता है और ये बढ़ता ही चला जाता है सिलसिला। और वो अब भी प्रदर्शन करने के अलावा और उसके अलावा कोई उसके पास हल नहीं है और बिल्डर या तो फरार है या फिर जेल में है, वरना बैंकक्रप्ट है। ये गठजोड़ क्या है दीपांकर जी? आवाज आई दीपांकर जी? अनु खान, अगर यही सवाल आप तक पहुंचाओ। जी सचिन जी, जी जी जी। ये बहुत बड़ा एक्सेस है, बहुत बड़ा गठजोड़ है, जिसके चलते हजारों नहीं लाखों परिवार जो हैं वो दुखी हैं, परेशान हैं और अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई देकर बिल्डर को बैठे हुए हैं, लेकिन बिल्डर पर कोई असर नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि हर दरवाजा, जो हर फोरम है, हर दरवाजा जो फ्लैट बायर है वो खटखटाता है, लेकिन उसकी कहीं नहीं सुनी जाती है। आप देखें कि 2010 में जो रोटी, एक आम आदमी की क्या जरूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान, वही स्लोगन देके ये इन बिल्डर ने, जो जैसे कि आप बात कर रहे हैं सुपर टेक की, तो इन्होंने ये स्लोगन छपवा के 2010 में बुकिंग चालू किया, रोटी कपड़ा मकान। तो एक आदमी की जरूरत थी, उसके तहत ये इन्होंने घर बुक किए और आज आप देख रहे हैं, आज 12 साल 13 साल बाद भी जो फ्लैट बुक खरीदार है वो सड़कों पर नजर आता है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट रही, उन्होंने नहीं देखा कि आप, जैसा कि अभी एक रेजिडेंट ने बताया कि एक सोसाइटी में 8,000 फ्लैट हैं लगभग, तो इनकी यहाँ पर 4 सोसाइटियां हैं। एक सोसाइटी में 8,000 का फ्लैट का मतलब है 30,000 लोग कम से कम एक सोसाइटी में रहेंगे। तो उनको इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी बनाने के लिए दे दी जाती है एक छोटे से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, जहां एक सोसाइटी का पैसा दूसरी सोसाइटी में, दूसरी सोसाइटी का पैसा तीसरी सोसाइटी में, फिर चौथी में, फिर नोएडा, फिर पता नहीं कहां लोगों ने यहां तक कि विदेशों में तक पैसा लेके गए। उसी का कारण है कि आज ना वो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए, ना दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए, ना तीसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए, और वही एनसीईआरटी और दूसरे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं कहां कहां लोग भटक रहे हैं इसको लेके। तो इसको लेकर के फिर ऐसी क्या स्थिति आई? मुझे एक बात बताइए, अगर ये बिल्डर और अथॉरिटी, अगर अगर ये बिल्डर अथॉरिटी गठजोड़ी में मानूं, इधर का पैसा इधर, इधर का पैसा इधर, तो फिर उसके बाद फिर बिल्डर दिवालिया क्यों हुआ और जो बायर है वो सड़क पर क्या आया? ये फिर क्या हुआ? बिल्डर बिल्डर ये समझने वाली बात है सचिन जी कि बिल्डर दिवालिया घोषित अपने आप को खुद ही करता है। एक चीज आप हमें सिंपली चीज बता दीजिए, हमने हमने फ्लैट की पूरे पैसे दे दिए, 100% पैसे दे दिए, साइड रखे उन्होंने प्लान। जो फ्लैट हैंडओवर नहीं हुए हैं, इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर वाइज 19 मंजिल 20 मंजिल बना दिया उस। जी अनु खान, तो मैं किसको कसूरवार ज़्यादा ठहराऊं कि मतलब कौन अपने कर्तव्य से इस तरीके से भटक गया कि आज बिल्डर इस जगह पर है? और आपको लगता है कि आप नेफवा में हैं, अब चीज़ें जो है धीरे धीरे
सुधर रही हैं और अब जो कुछ किया आम्रपाली ने या फिर सुपरटेक ने या कुछ जेपी हुआ, अब वो चीजें जो है पार्ट 2 नहीं होंगी? देखिए, बिल्कुल जैसा कि अभी वकील साहब ने बोला था कि रेरा आने के बाद बहुत चीजें सुधरी हैं, लेकिन जितनी भी समस्याएं हैं जो आप आज हम बैठे हैं आज 12-13 साल से, वो समस्याएं हैं पहले से। जो जो जख्म है, जो दर्द है ना, जो बीमारी है, वो पहले की है। तो हमें वो पहले की बीमारी को दूर करना था। रेरा आने से हमारी समस्याओं का समाधान तो हुआ नहीं। आप देखें कि 4 सरकारें बदल गई एक तरीके से। मायावती जी की सरकार में सब हुआ, फिर अखिलेश जी की सरकार हुई, फिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, फिर रिपीट योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई। लेकिन हम लोग कहां पर हैं? वहीं के वहीं हैं। एक उदाहरण आपको देते हैं इनका, कि एक सुपरटेक का ही बायर है, उसकी दुकान को जबरदस्ती बिल्डर ने कैंसिल करके दोबारा दूसरे लोगों को बेच दिया। अब वो दुकानदार जिसकी दुकान थी पहले, अब वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, पुलिस के पास जा रहा है, थाने गया, थाने से भेज दिया गया डीसीपी ऑफिस, डीसीपी फाइल पड़ी हुई है, उसकी 6 महीने हो गए। अब जब तक कमिश्नर साहब उस पर आदेश नहीं देंगे तब तक उसकी एफआईआर नहीं होगी। साफ दिख रहा है 420 करी है उसने, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। तो कसूरवार है हमारा सिस्टम, चाहे अथॉरिटी का हो, चाहे पुलिस विभाग का हो। हर जगह जो पीड़ित है वो फ्लैट बायर है, कसूरवार ऐसा लग रहा है कि हम ही कसूरवार हैं। हमने कोई गलती कर दी, फ्लैट लेके जीवन भर का सपना देखा था कि भाई एक दिल्ली एनसीआर में हमारा घर होगा, तो लगता है कि हम लोगों की ही गलती है। हम लोगों ने इसलिए फ्लैट नहीं लिए थे कि ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, इसको धरना प्रदर्शन स्थल बना देंगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट को। ऐसा लगता है कि हम भाई जहां जाओ वहां रजिस्ट्री नहीं हुई है, फ्लैट मिल गए हैं रजिस्ट्री नहीं हुई है, फ्लैट मिल गए हैं तो पानी टपक रहा है, पानी भर जा रहा है बेसमेंट में, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, हर रोज धरना करना पड़ रहा है। तो क्या किसी के पास जाता नहीं है? सब रोज अखबार में छपता है। भाई सरकार से ऊपर तो कोई नहीं है ना यहाँ पर। अगर सरकार चाहे तो सरकार चाहे तो 10 दिन में रजिस्ट्रियां, हमने तो सारे पैसे दे दिए ना, हमने जब तो यस का भी नुकसान हो रहा, सबका नुकसान हो रहा, लेकिन कोई किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बीच के जो लोग हैं भाई, जो लोग बैठे हुए हैं करप्शन कर रहे हैं, भाई उन्हीं का तो घोटाला है, उनने लोगों ने घोटाला किया, उनकी वजह से आम आदमी जो है, जनता परेशान है, जनता दर दर की ठोकरें खा रही है जी। तो फिर वोट तो बायर भी देता है ना, वोट तो आखिरकार सर 2024 चुनाव आ गया है, अब सारे वादे किए जाएंगे दोबारा से।